पाकिस्तान में नजरअंदाज आतंकवाद से परेशान बलूचिस्तान क्षेत्र कभी आजाद हुआ करता था, लेकिन यह आजादी सिर्फ 227 दिनों तक ही टिक पाई। इस तरह कलात, जो कि एक रियासत हुआ करती थी, आज बलूचिस्तान के नाम से जानी जाती है। ऐसा कैसे हुआ कि इस रियासत ने अपनी स्वतंत्रता खो दी और मजबूर होकर पाकिस्तान का हिस्सा बन गई? बलूचिस्तान का इतिहास एक मार्मिक और अनदेखा अध्याय बना हुआ है। जब पाकिस्तान और भारत ने 14 और 15 अगस्त को अपने अपने स्वतंत्रता दिवस मनाए, बलूचिस्तान के बलूच केवल आहें भर रहे थे और आश्चर्य कर रहे थे कि क्या वे कभी उसी स्वतंत्रता का स्वाद चख पाएंगे। ऐसा हुआ भी। उग्रवाद प्रभावित ये क्षेत्र एक बार आज़ाद हुआ था, लेकिन महज 227 दिनों के लिए ही। इतने कम दिनों की स्वतंत्रता, उनके नेताओं की अदूरदर्शिता, अंग्रेजों की चालाकी और पाकिस्तान के संस्थापक और मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना के विश्वासघात का परिणाम थी। आइए इतिहास के पन्ने पलटें और जानें कि कैसे एक रियासत कलात बलूचिस्तान कहलाने लगी। एक ऐसी रियासत जिसने अपनी स्वतंत्रता हासिल की और 227 दिनों में ही खो भी दी। कैसे पाकिस्तान ने इसके विलय के लिए वहां के खान को मजबूर किया, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं हेमंत और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। साल 1947, भारत की आजादी के समय अब बलूचिस्तान के नाम से जाने जाने वाला क्षेत्र 4 रियासतों में विभाजित था: कलात, खारन, लासबेला और मकरान। बलूचिस्तान की जड़ें भारत विभाजन से जुड़ी हुई हैं। भारत की आज़ादी से पहले यहाँ कुछ रियासतें हुआ करती थी। विभाजन के दौरान ये तय हुआ था कि भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग राष्ट्र होंगे, मगर उन रियासतों को लेकर कोई सीधा फैसला नहीं हुआ, जो ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन तो थी, लेकिन उन पर ब्रिटिश हुकूमत का सीधा शासन नहीं था। ऐसी रियासतें अपने निजी फैसले लेने के लिए एकदम स्वतंत्र हुआ करती थीं। इन रियासतों को यह अधिकार दिया गया कि ये भारत और पाकिस्तान दोनों में से किसी भी देश के साथ विलय कर सकती हैं या फिर खुद को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर सकती हैं। सारा विवाद यहीं से शुरू हो जाता है। विभाजन से पहले एक अलग राष्ट्र की मांग करने वाले मोहम्मद अली जिन्ना का वर्चस्व विभाजन के दौरान लगातार बढ़ रहा था। देखते देखते मकरान, लासबेला और खरान ने तो दबाव में आकर पाकिस्तान में अपना विलय कर लिया, लेकिन खान ऑफ कलात कहे जाने वाले मीर अहमद खान ने खुद को स्वतंत्र घोषित करना ही पसंद किया। कलात ने 1876 की संधि के कारण एक अद्वितीय स्थान प्राप्त किया। कलात का कानूनी दर्जा अन्य भारतीय प्रिंसली स्टेट्स से अलग था। जहां 560 भारतीय राज्य कैटेगरी ए के तहत आते थे, वहीं कलात, सिक्किम और भूटान कैटेगरी बी में शामिल थे। 1876 की संधि के अनुसार ब्रिटेन ने उन्हें आंतरिक स्वतंत्रता दे रखी थी, साथ ही आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का वादा भी किया था। वो कभी भी चेंबर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स का सदस्य भी नहीं रहा। यही आधार था कि कलात भारत या पाकिस्तान दोनों में से किसी के साथ शामिल होने को मजबूर नहीं था। इसलिए खान मीर अहमद यार खान ने स्वतंत्रता का विकल्प चुना। इन्हें अंतिम शासक कलात के खान के रूप में भी जाना जाता है। 1946 में कलात के खान ने ब्रिटिश क्राउन के समक्ष अपने मामले का प्रतिनिधित्व करने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को अपना कानूनी सलाहकार नियुक्त किया। ये एक ऐसा कदम था जो उनके और उनके देश के लिए महंगा साबित होने जा रहा था। देखना कैसे जिन्ना ने इसका फायदा उठाया था। फिर आया 4 अगस्त 1947। दिल्ली में एक बैठक बुलाई गई, जिसमें लॉर्ड माउंटबेटन, भारत के अंतिम वायसराय, कलात के खान, कलात के मुख्यमंत्री मोहम्मद अली जिन्ना और जवाहरलाल नेहरू शामिल हुए। इस बैठक में जिन्ना ने कलात के खान की आज़ादी के फैसले का समर्थन किया। फिर हुआ यूं कि इस बात पर सहमति बन गई कि कलात 5 अगस्त 1947 से स्वतंत्र हो जाएगा और खरान और लासबेला को पूर्ण बलूचिस्तान बनाने के लिए कलात के साथ विलय करने का निर्देश दिया गया। ये निर्देश जिन्ना के आग्रह पर दिया गया। यहीं कलात के नेताओं को जिन्ना के नापाक मंसूबों को समझ जाना चाहिए था, मगर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि खान ऑफ कलात जिन्ना पर अटूट विश्वास करते थे। कलात के खान के संबंध जिन्ना के साथ अच्छे समझे जाते थे और कहा यह भी जाता था कि खान ने जिन्ना की मुस्लिम लीग की काफ़ी आर्थिक मदद भी की थी। फिर 11 अगस्त 1947 को कलात और मुस्लिम लीग के बीच एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें कलात को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दे दी गई और वादा किया गया कि मुस्लिम लीग बलूचिस्तान की स्वतंत्रता का सम्मान करेगी। जिस दिन भारत को आज़ादी मिली, यानी 15 अगस्त 1947, उसी दिन कलात ने भी अपनी आज़ादी की घोषणा कर दी। पारंपरिक झंडा फहराया गया और एक स्वतंत्र शासक के रूप में
कलात के खान के नाम पर एक खुतबा यानी एक इस्लामिक उपदेश पढ़ा गया। कलात के खान को उम्मीद थी कि 19वीं सदी के अंत में संधियों के माध्यम से जो क्षेत्र ब्रिटेन ने कब्जा रखे थे उन्हें 1947 के बाद वापस कर दिया जाएगा, मगर हुआ कुछ उल्टा ही। माउंटबेटन के 7 बैठकों और एक स्वतंत्र संप्रभु राज्य के रूप में कलात की स्थिति को मान्यता देने के बावजूद अंग्रेजों ने 12 सितंबर को एक ज्ञापन जारी किया जिसमें कहा गया था कि कलात के खान एक स्वतंत्र राज्य की अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियां उठाने की स्थिति में नहीं थे। कलात को विलय के लिए मजबूर करने के लिए जिन्ना के नेतृत्व में पाकिस्तान को यही चाहिए था। यही जिन्ना की योजना थी। अक्टूबर 1947 में जब कलात के खान ने पाकिस्तान का दौरा किया तो कराची में हजारों बलूच लोगों ने उनका बलूचिस्तान के राजा की तरह स्वागत किया। हालांकि राजनयिक परंपरा के विपरीत गवर्नर जनरल या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री द्वारा उनका स्वागत नहीं किया गया, जो पाकिस्तान के इरादों में बदलाव का संकेत दे रहा था। अपनी किताब बलूच नेशनलिज्म इट्स ओरिजिन एंड डेवलपमेंट अप टू 1980 में ताज मोहम्मद ब्रेसेग ने जिन्ना और खान के बीच हुई मुलाकात का जिक्र किया है, जिसमें पाकिस्तानी पीएम ने जिन्ना को इस्लामाबाद के साथ विलय में तेजी लाने की सलाह दी थी। खान ने जिन्ना की मांग को अस्वीकार कर दिया और कहा, चूंकि बलूचिस्तान कई जनजातियों की भूमि है और किसी भी निर्णय से पहले वहां के लोगों से परामर्श किया जाना चाहिए, आम आदिवासी सम्मेलन के अनुसार मैं कोई भी निर्णय नहीं लेता जो उन पर बाध्यकारी नहीं हो सकता जब तक कि उन्हें उनके खान द्वारा विश्वास में लिया जाता है। कलात के विलय पर जिन्ना के प्रस्ताव के बाद कलात के खान ने विधायिका की बैठक बुलाई, जिसमें संसद के दोनों सदनों ने न केवल सर्वसम्मति से विलय के प्रस्ताव का विरोध किया, बल्कि यह भी तर्क दिया कि यह पहले के समझौते की भावना के खिलाफ था। लेकिन जिन्ना का दबाव लगातार बन ही रहा था। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए खान ने अपने कमांडर इन चीफ ब्रिगेडियर जनरल पुरवेज को बलों को पुनर्गठित करके और हथियारों को गोला बारूद की व्यवस्था करने का निर्देश दे दिया। फिर आया दिसंबर 1947। जनरल पुरवेज ने हथियारों की आपूर्ति के लिए लंदन में कॉमनवेल्थ रिलेशंस ऑफिस एंड मिनिस्ट्री ऑफ सप्लाई से संपर्क किया, लेकिन अंग्रेजों ने उनकी मांग को ये कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि कलात को पाकिस्तान सरकार की मंजूरी के बिना कोई सैन्य सहायता नहीं मिलेगी। ये सब अंग्रेज और जिन्ना की मिलीभगत ही थी। खान ने बलूच सरदारों का समर्थन जुटाने की भी कोशिश की, लेकिन 2 को छोड़कर किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया। जब जिन्ना ने देखा कि खान केवल समय बर्बाद कर रहे हैं, तो उन्होंने 18 मार्च 1948 को खारन, लास बेला और मकरान क्षेत्रों को अलग करने की घोषणा की। इससे हुआ ये कि कलात को एक द्वीप के रूप में छोड़ दिया गया। जैसा कि दुष्का एच सैयद ने अपनी पुस्तक द एक्सेशन ऑफ कलात मिथ और हकीकत में लिखा है, कई बलूच सरदार खान को असहाय छोड़कर पाकिस्तान का साथ देने को तैयार थे। ऐसा कहा जाता है उसी समय खान ने भारतीय अधिकारियों और अफगान राजा से मदद की सख्त गुहार लगाई, लेकिन कोई भी सफलता नहीं मिल सकी। 27 मार्च 1948 को ऑल इंडिया रेडियो ने राज्य विभाग के सचिव वीपी मेनन के हवाले से कहा कि कलात के खान ने भारत में विलय के लिए संपर्क किया था, लेकिन नई दिल्ली कुछ भी करने की स्थिति में नहीं थी। इस बयान का बाद में तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और खुद खान ऑफ कलात ने भारत के समर्थन मांगने के वीपी मेनन के दावे को खारिज किया, उसका खंडन किया। 26 मार्च को पाकिस्तानी सेना बलूच तटीय क्षेत्र पसनी, जिवानी और तुर्बत में चली गई और अब खान के पास जिन्ना की शर्तें मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसी दिन उन्होंने कलात के पाकिस्तान में विलय की घोषणा भी कर दी। इस तरह आज़ादी की एक संक्षिप्त अवधि के बाद कुल मिलाकर 227 दिन के बाद कलात पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। खान ने विलय दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के मामले को इतिहास का आदेश बताया और ताज मोहम्मद ब्रेसेग की किताब बलूचों के खिलाफ एक भाईचारे के युद्ध में खान ने कहा, मैं कबूल करता हूँ, मुझे पता था कि मैं अपने जनादेश के दायरे को पार कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैंने कलात के विलय पर हस्ताक्षर करने का तत्काल कदम नहीं उठाया होता तो गवर्नर जनरल के ब्रिटिश एजेंट पाकिस्तान का नेतृत्व करके तबाही मचा सकते थे। कलात के पाकिस्तान में बलपूर्वक एकीकरण ने बलूच लोगों में असंतोष और प्रतिरोध के बीज बो दिए। कई बलूच राष्ट्रवादियों ने विलय को अपनी स्वायत्तता के साथ विश्वासघात और अपनी सांस्कृतिक पहचान पर उल्लंघन के रूप में देखा। वे 1948 में कलात के खान के भाई प्रिंस अब्दुल करीम के नेतृत्व में अवज्ञा में उठे। आंदोलन हुआ, लेकिन इस विद्रोह को पाकिस्तानी सेना ने दबा दिया
और प्रिंस करीम को गिरफ्तार कर लिया गया। ये विद्रोह 1958, 1962 और 70 के दशक की शुरुआत में फिर से देखा गया, लेकिन पाकिस्तान राज्य प्रतिरोध को दबाने में हमेशा कामयाब रहा। 2005 में पाकिस्तान के पूर्व रक्षा मंत्री और बलूचिस्तान के पूर्व गवर्नर नवाब अकबर खान बुगटी द्वारा पाकिस्तान राज्य के खिलाफ हथियार उठाने के बाद बलूच आंदोलन फिर से तेज हो गया। कारण, उन्होंने पाकिस्तान सरकार से 15 चीजों की मांग की, जिसमें बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों पर अधिक नियंत्रण शामिल था, जिसने अंततः उन्हें शक्तिशाली पाकिस्तानी सेना के साथ टकराव में डाल दिया। अगले ही वर्ष बुगटी की हत्या कर दी गई। ये बलूच नेता भी थे। बुगटी की हत्या के पीछे पाकिस्तान के तत्कालीन सैन्य शासक जनरल परवेज मुशर्रफ का हाथ होने का दावा था। इस घटना के कुछ ही दिन बाद हथियारों से लैस आंदोलनकारियों द्वारा परवेज मुशर्रफ के ऊपर रॉकेट से हमला कर दिया गया, मगर इस हमले में वे बाल बाल बच निकलते हैं। एक समय एक गौरवान्वित संप्रभु राज्य रहा बलूचिस्तान अब पाकिस्तान का सबसे उपेक्षित और गरीबी से ग्रस्त प्रांत है। सबसे बड़ा प्रांत और खनिजों से समृद्ध होने के बावजूद बलूचिस्तान पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का लगभग 4% हिस्सा ही है। क्षेत्र की क्षमता का उपयोग करने में असमर्थ होने के कारण पाकिस्तान ने अपने आयरन ब्रदर चीन को बलूचिस्तान के संसाधनों के खनन का काम सौंप रखा है। लेकिन चीनियों के आने से क्षेत्र में तनाव बढ़ा ही है। पाकिस्तान में विलय के 75 साल बाद भी बलूचिस्तान की उपेक्षा जारी है। राजनीतिक अस्थिरता और उग्रवाद इस क्षेत्र की दुर्दशा को लगातार बढ़ा रहे हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलता हूं अगले किसी दिलचस्प एक्सप्लेनर के साथ। नमस्कार।